अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जब हमारा 8607 वर्कशॉप का लास्ट डे था, डे 6, उस दिन हमने रिफ्लेक्टिव नोट्स को एक बार रिव्यू करके वो एक्टिविटी की थी। उस एक्टिविटी में मैंने आप लोगों से कुछ नोट्स डिस्कस किए थे जो पहले से लिखे हुए आप लोगों ने शेयर किए थे, और कुछ आपको मैंने थोड़ी सी एक एक्टिविटी करवाई थी जिसमें मैंने ऑब्जर्वेशन फॉर्म आपसे फिल करवाया था। आज हम उसी को रिव्यू करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस करके कहा था कि आप प्लीज़ उसको दोबारा थोड़ा सा हमें बता दें और साथ में ये भी बताएं कि ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट कैसे बनानी है। तो आज के लेक्चर में हम रिफ्लेक्टिव नोट्स लिखने से पहले ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट और ऑब्जर्वेशन फॉर्म को डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक फील्ड नोट नज़र आ रहा होगा जिसमें मैंने आपको जब डिस्कस किया था इसको, तो मैंने इसको ये क्लियर किया था कि इसमें आपने ये एब्रिविएशन जैसे ये लिखा हुआ टुडे दैट इज़ ऑन 28 सितंबर, ये चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, आपने टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना है। जहन में रखें कि टाइम वही हो, रियल टाइम जिस पर स्कूल लग रहा है, अपने पास से आप टाइम नहीं लिखेंगे। इसमें ऑब्जर्वर ने जो रिफ्लेक्टिव नोट लिखा है, इसको अगर आप पढ़कर देखें, इसमें ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर वो लिखा है आई वेंट विद मिस्टर शाकिरुल्लाह फॉर इंग्लिश क्लास एट क्लास 6. He instructed to open the book and start reading the chapter 1. Student followed them. He worked hard, described the meaning of difficult words and repeated 2 times. इस पूरे रिफ्लेक्टिव नोट को पढ़कर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें जो ऑब्जर्वेशन की गई है उसमें किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र नहीं रखा गया। ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जेक्टिव्स फ्रूटफुल नहीं होती, ये हम बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको अगर अगर आप इस तरह का रिफ्लेक्टिव नोट लिखते हैं तो क्वालिटी वाइज वो बिल्कुल ज़ीरो होगा, वो सिर्फ सफ़ा भरने के काम आएगा कि जी पेज फिल है या रिफ्लेक्टिव नोट्स जो हैं वो कंप्लीट है, अदरवाइज जिसमें क्वालिटी वर्क की कोई अहमियत नहीं। यूजुअली आप स्टूडेंट्स 14 साल या 16 साल के बाद बीएड स्टार्ट करते हैं, 14 ईयर्स एंड 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद। तो आप खुद सोचें कि बाज़ार में बैठा हुआ है किसी बुक शॉप का मालिक और जो आपको कह रहे हैं कि जी हम आपको पैसे दे आपसे पैसे लेंगे और रिफ्लेक्टिव नोट्स आपको लिख देंगे, वो ज़्यादा ज़हीन और ज़्यादा क्वालिटी काम कर सकता है या आप लोग? मेरा ख्याल है कि एक इंसान जिसको 8-10 लोगों को इस तरह काम करके देना है, वो उसमें वेरिएशंस नहीं ला सकता। जबकि आप लोग अपने ज़हन के मुताबिक काम करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे, ज़्यादा क्वालिटी वाइज़ अच्छे रिफ्लेक्टिव नोट्स लिखेंगे, उनका मेयार बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करके फिर इस काम को शुरू कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कि आपको थोड़ी-सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वरना सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। इसमें इसमें अगर आप देखें तो रिफ्लेक्टिव नोट और मेंटोर के कमेंट्स, इन दोनों में सिर्फ इंक के कलर का फ़र्क है और बाकी चीज़ें सेम टू सेम है। इसका मतलब ऑब्जर्वर ने कमेंट्स खुद ही लिख दिए हैं। Teacher is very keen observer. He noticed every relevant points during class observation. I don't know इसमें relevant points की क्या बात थी? इसमें कोई relevant points नहीं है जो class observation में उसने discuss किए होंगे। Reflective note 2 को अगर हम देखते हैं इस नोट में, यहाँ पर वो एंड पे लिखता है I feel that when the teacher asked questions, students were very active and responded well as they were arranged in 5 groups. Every group wants to give maximum answer. ठीक है, यहाँ पर जो क्लास में टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो डिस्कशन यूज़ हो रही है, स्टूडेंट सेंट्रेड अप्रोच यूज़ हो रही है। इस अप्रोच का इस पूरे रिफ्लेक्टिव नोट में कोई जिक्र नहीं है। क्या टीचिंग मेथोडोलॉजी इस्तेमाल हुई, ग्रुपिंग करने के लिए टीचर ने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया, क्योंकि जब आप डिस्कशन के लिए ग्रुपिंग करते हैं उसमें भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, नंबर हेड टुगेदर्स होता है, उसमें फिश बॉल मेथड होता है, इस तरह के 2-4 और हैं, उनमें से कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया वो इसमें मेंशन नहीं किया। जबकि नोट्स में ये लिखा हुआ है
कि he knows the teaching methods. मेंटोर के कमेंट्स में ये लिखा है कि जो ऑब्जर्वर है उसे टीचिंग मेथड्स का पता है, जबकि यहाँ पर ऑब्जर्वर ने कोई टीचिंग मेथडोलॉजी बताई ही नहीं। फर्ज किया अगर उसने एज इट इज़ नोट किया क्लास का माहौल ऐसा ही था कि ग्रुपिंग के लिए कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं की गई, तो ऑब्जर्वर को चाहिए था कि लास्ट 2 लाइन्स में इस चीज़ को मेंशन करता कि अगर ग्रुपिंग के लिए ये टेक्निक्स इस्तेमाल की जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्टिव नोट्स बस ऐसे ही लिख दिए गए हैं अल्फाज चेंज करके। नेक्स्ट अगर आप रिफ्लेक्टिव नोट देखें तो ये रिफ्लेक्टिव नोट रेलेवेंट लिखा है, ठीक लिखा है, मैंने इसको पढ़ के देखा है। यहाँ पर जो मेंटोर के कमेंट्स हैं वो चले, अगर मेंटोर ने अपने हिसाब से लिखे हैं तो ठीक है। ऑब्जर्वर वाज वेरी गुड ड्यूरिंग द क्लास, ये नहीं, देखें आपने हर एक टीचर से कमेंट्स नहीं लेने, आपने सिर्फ और सिर्फ मेंटोर से कमेंट्स लेने। और मेंटोर टीचर जो है उसका नाम मैनुअल के शुरू में लिखा जाएगा। मेंटोर टीचर एक ही होगा, हर सब्जेक्ट टीचर आपका मेंटोर टीचर नहीं है। ये फील्ड नोट्स मुझे किसी स्टूडेंट ने सेंड किए थे, मैंने इनको भी शामिल कर लिया। ये हैंड रिटन नहीं है, ये टाइप्ड है। इनको मैंने पढ़ के देखा है। यहाँ पर सेकंड पेज पे हम आते हैं तो यहाँ पर लिखा है My mentor started teaching here. I am teaching and here I am keen to observe the pros and cons of his teaching methodology. आप टीचर की टीचिंग मेथोडोलॉजी के प्रॉस एंड कॉन्स किस हिसाब से देख रहे हैं, किस तरह एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं। आप क्लासरूम एनवायरनमेंट के तो प्रॉस एंड कॉन्स देख सकते हैं कि उसका क्लासरूम एनवायरनमेंट का इफेक्ट जो है वो स्टूडेंट पे कैसा है, लेकिन आप प्रॉस एंड कॉन्स का वर्ड यूज़ ना करें। काइंडली अल्फाज का चुनाव बेहतरीन तरीके से करें, बेहतर अल्फाज चूज़ करें। हर लफ्ज़ जो है वो डिफरेंट सिचुएशन में उसके मीनिंग्स बदल जाते हैं, इसलिए अल्फाज का चुनाव करते वक्त उनके असर का हिसाब ज़रूर रखें। ठीक है, यहाँ पर देखें लास्ट में ये लिखा है He made the students to participate in the class by calling on the stage and giving them the group and individual activity. ठीक है, जब क्लास में हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो या तो हम ग्रुप एक्टिविटी करवाएंगे या फिर हम इंडिविजुअल एक्टिविटी करवाएंगे। क्योंकि मैंने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि जब हम एक्टिविटीज़ करवाएं स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच का इस्तेमाल करें तो हम वो अकॉर्डिंग टू लेसन ऑब्जेक्टिव्स करवाते हैं। उसमें सब स्टूडेंट्स के लिए एक ही तरह का एक्टिविटी होगी, या तो वो हर स्टूडेंट जो है वो इंडिविजुअल एक्टिविटी करेगा या फिर हम सबको ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे। तो क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमें एट द एंड एवेल्युएशन करनी होती है। जब हम ग्रुप एक्टिविटी भी करवा रहे हैं कुछ स्टूडेंट से, हम इंडिविजुअल एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो हम एट द एंड उसकी एवेल्युएशन नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि क्लास में जो एक्टिविटी हो रही थी वो डंग टपाऊ एक्टिविटी थी कि बस टाइम गुजारा जा रहा था, और इस बात का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया। Today I spent the whole day in the school and witnessed the hustle and bustle, whatever. He mentor के comments देखें. He is taking interest in the teaching and also in other affairs of the school. ठीक है, mentor के comments का कोई इतना issue नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस रिफ्लेक्टिव नोट से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ऑब्जर्वर टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ को नहीं जानता। अगर ऑब्जर्वर टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ को जानता तो वो लाजमी तौर पर इस चीज़ को मेंशन करता। लास्ट 2 लाइन्स में लिखा जा सकता था कि जी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो अकॉर्डिंग टू टीचिंग स्टाइल यूज़ करनी चाहिए थी। नेक्स्ट हम आते हैं अपने क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म की तरफ। ये फॉर्म क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म एक स्टूडेंट ने एज एक्टिविटी फिल किया। थैंक यू वेरी मच। इसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। मैंने इसीलिए स्टूडेंट का नाम यहाँ से एलिमिनेट कर दिया था। इसको देखें, यहाँ पर लिखा है ग्रेड 2 एंड 3। बच्चों या तो ग्रेड 2 होगा या 3 होगा, दोनों में से कोई एक ग्रेड होगा। आप एक टाइम में एक ग्रेड को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर जो टाइम आपने लिखा है वो 30 मिनट्स नहीं लिखना, यहाँ पर टाइम आपने लिखना है वो टाइम जिस टाइम पर आपने
क्लास में एंट्री दी और ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की। इसमें देखें लेफ्ट साइड पर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, इंडिकेटर्स हैं, और राइट साइड पर आपने खुद जो कमेंट्स और नोट्स लिखे हैं वो है। यहाँ पर लिखा हुआ है वेल ऑर्गेनाइज लेसन, फुली प्रिपेयर्ड, फुली समराइज द लेसन इन गिवन टाइम, और यहाँ पर शोज हिज मास्टर स्किल्स। ये जो नोट्स हैं इन इंडिकेटर्स के साथ कंपैटिबल नहीं है, ये खुद ही लिखे हुए हैं, बस खाना पूरी की हुई है। अगर आप इंडिकेटर्स को देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि मास्टर स्किल्स यहाँ पर फिट होते हैं कहीं। कोई भी टीचर अपने आप को मास्टर्स नहीं कहता, मास्टरी ऑफ ऑल स्किल्स नहीं कहता, क्योंकि हर हर वक्त टीचर जो है वो लर्निंग मोर एंड मोर एंड मोर वाली स्टेज में होता है। नेक्स्ट पेज पे देखें, रेपर्च विद स्टूडेंट्स के साथ उसने जो अपनी ऑब्जर्वेशन कमेंट्स लिखे हैं, स्टूडेंट ने वो क्या लिखे हैं, इंटरेस्ट सीकिंग लेसन, फेयर एंड इम्पार्शियल। आई डोंट नो फेयर एंड इम्पार्शियल किस सेंस में कहा है। फुली चार्ज्ड लेसन, ये भी मुझे इस बात की समझ नहीं आई। अब मुझे नहीं लगता कि जब वो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लिखने बैठेगा 2.5-3 सफूंगी, तो वो क्या लिखेगा इसमें से। मोटिवेटेड, कैसे किस तरह स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, क्या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, शो नहीं किया। टीचिंग मेथड्स में लिखा है एविएट्स, क्या एविएट्स इस्तेमाल किए, ऑडियो किए या विजुअल किए, दोनों में से क्या चीज़ इस्तेमाल की जिसको उसने एविएट्स की कैटेगरी में लिखा, यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ। ग्रुप एक्टिविटी, इंडिविजुअल एक्टिविटी, एक क्लास है 40 मिनट का पीरियड है और उसमें ग्रुप एक्टिविटी भी है, इंडिविजुअल एक्टिविटी भी है। ये किस सेंस में लिखा गया है, ये इसका मुझे देखने से लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ खानापुरी की गई है, सिर्फ और सिर्फ पेज जो है वो फिल करने की कोशिश की गई है, अदरवाइज इसकी कोई भी सेंस ऑब्जर्वेशन में नहीं आ रही। एग्जाम्पल्स, लेसन सेंट्रिक, ये लेसन सेंट्रिक पहली दफा देखा है। आई डोंट नो लेसन सेंट्रिक किस सेंस में लिखा गया है या क्यों इस्तेमाल किया गया है ये वर्ड, इसका कोई भी लिंक टीचिंग मेथोडोलॉजीज के साथ नहीं है। यहाँ पर देखें लर्निंग एनवायरनमेंट में टोटल 9 स्टूडेंट्स लिखे गए हैं, जबकि पेज 1 पर देखें टोटल स्टूडेंट्स 27। यहाँ पर ये जो गलती है ये जानबूझकर की गई है या वैसे ही एक कहीं से देख के इसको लिखा गया है। तो बच्चों आज हम जो डिस्कस करेंगे, हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म को और क्लासरूम ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट को डिस्कस करेंगे। मैं आपका मैनुअल ओपन करती हूँ। ये आपका मैनुअल है। मैनुअल के पेज पर, पेज नंबर 2 पर, पेज नंबर 1 पर यहाँ पर लिखा हुआ है फील्ड नोट्स एंड 2 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स। आपने 2 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स लिखनी है और 14 फील्ड नोट्स लिखने हैं। 2 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स लिखने के लिए आपको क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म को फिल करना होता है। उसके मुताबिक आप क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लिखते हैं। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म ये दिया गया है पेज नंबर 17 और 18 पर। इसको आप कॉपी करवा लें, एक फॉर्म एक ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, यहाँ पर जो खाली जगह है राइट हैंड साइड पर, यहाँ पर आप अपने कमेंट्स लिखेंगे, अपने इम्पोर्टेंट जो आपने चीज़ नोट की है उससे लिखेंगे, और फिर इसके जो आपने ऑब्जर्वेशन नोट बनाया है अपना, उसके मुताबिक आप क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लिखेंगे। अब आते हैं रिफ्लेक्टिव नोट्स की तरफ। ये रिफ्लेक्टिव नोट्स हैं। रिफ्लेक्टिव नोट आप सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में फ्रूटफुली लिख सकते हैं जब आप उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, क्योंकि अगर आप वैसे ही ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप कुछ भी नहीं लिख सकेंगे, कुछ भी नहीं देख सकेंगे। तो जब आपने रिफ्लेक्टिव नोट लिखना है, उससे पहले आपने एक दिन पहले आपने एक पूरा प्लान करना है कि जी नेक्स्ट डे मैंने इस क्लास का, क्लास 4, 5, 6 या 2, 3 वट जो भी क्लास आपने चूज की है, उस क्लास का मैंने उस क्लास में टीचिंग मेथोडोलॉजीज को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इसके मुताबिक आपने अपनी ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट बनानी है। ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट बनाएंगे कैसे, आप देखते हैं अभी।
आप वर्ड ओपन करेंगे। वर्ड फाइल ओपन करने के बाद, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपने एक दिन पहले प्लान कर लेना है कि आपने क्या चीज़ डिस्कस करनी है। तो हमने आज सोचा था कि फर्स्ट डे को हमने टीचिंग मेथड्स डिस्कस करने हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे क्लासरूम, रिफ्लेक्टिव, नोट, फन, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट। ठीक है, इधर से आप बच्चों यहाँ से टीचिंग मेथड को लें और इसको एज इट इज आप कॉपी कर लें। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। क्लास वगैरह तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे या जिस टीचर के क्लास नेम, क्लास टीचर नेम, ये चीज़ें आप यहाँ पर लिखें। ठीक है, यूज रेलेवेंट टीचिंग मेथड्स, इसको अलग अलग कर लें, हर पॉइंट को अलग अलग कर लें। हर एक पॉइंट को जो कॉमा से सेपरेटेड किए गए हैं उनको आप अलग कर लें। ठीक है, और अब देखें, यहाँ पर आप इसको लिखना शुरू करें, टीचर यूजेस रेलेवेंट टीचिंग मेथड्स। ठीक है, इधर आप एक ब्लैंक भी लगा सकते हैं जिसमें आप लिखेंगे कि उसने टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ किया। बच्चों एक बात यहाँ पर नोट करने की है, जब आप इस पॉइंट को चेक करेंगे टीचर यूजेस रेलेवेंट टीचिंग मेथड, तो आपको उस टीचर के लेसन प्लान में से, अगर उसने बनाया है तो लेसन प्लान में से उसके ऑब्जेक्टिव्स देखने होंगे। जब आप लेसन के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे फिर आप इस बात को अवेलुएट कर सकेंगे या ऑब्जर्व कर सकेंगे कि टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू लेसन ऑब्जेक्टिव्स यूज किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सेम यही चीज रेलेवेंट टीचिंग एड्स। यहाँ पर भी आप खुद से भी लिख सकते हैं कि उसने अगर टीचिंग एड्स यूज की थी तो कौन सी टीचिंग एड यूज की थी। टीचिंग एड्स का मतलब ऑडियो विजुअल एड्स, एवी एड्स है। सेम यही चीज, यूजेस रेलेवेंट टीचिंग मटेरियल, uses teaching relevant teaching techniques and technology. Teacher includes variety in lesson teaching में वो variety लेकर आता है, according to individual differences पढ़ा रहा है। ठीक है, teacher balances lesson, टीचर ग्रुप इन्वॉल्वमेंट उस सूरत में अगर ग्रुप एक्टिविटी करवाई जा रही है सॉरी, अगर ग्रुप एक्टिविटी नहीं करवाई जा रही तो यहाँ पर आप कर सकते हैं टीचर फोकसेस स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, डज स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग लेसन या फिर लेक्चर। फिर यहाँ पर लिखेंगे टीचर यूजेस एग्जाम्पल्स दैट आर सिंपल, टीचर यूजेस examples that clear the concept of lesson.
Teacher uses examples that are precise and appropriate. Are precise and appropriate according to मतलब students level. ठीक है. Teacher stays focused on and meet stated objectives of lesson. देखा यहाँ पर वो बात आ गई ना कि आपको लेसन के ऑब्जेक्टिव्स पर मालूम होंगे तो फिर आप इजीली ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. ये आपकी ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट बन गई. इसमें आप और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं. जो चीज़ आपको रेलेवेंट लगती है और इसमें मेंशन नहीं की हुई आप उसको कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट लेसन में भी आप नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में कुछ और बातें भी इंक्लूड कर सकते हैं. मतलब अगर आपने डे 1 में कुछ ऐसी चीज़ें नोट की जो इंक्लूड करनी चाहिए थी ऑब्जर्वेशन में और आपने नहीं की तो आप उनको अलग से नोट बना लें और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में आप ऐड कर लें. इसको आप बुलेट्स लगा लें. बुलेट्स लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा इसका साइज डिक्रीज में कर देती हूँ और इसका हम लाइन स्पेसिंग ज़्यादा कर देंगे. फिर हम इसमें देखें इंसर्ट करते जाएंगे यहाँ से शेप्स. ये आप ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर पे बनाएं. ये आप अपने नोट पैड पे भी बना सकते हैं, कॉपी पे भी बना सकते हैं. बाजार से दस्ता पकड़ें, कॉपी पकड़ें और ये बना लें. ये जो टीचिंग मेथड्स का आपने चेकलिस्ट बनाई है ना, कि देखें ये चेक बॉक्सेस ऐड हमने कर दिए. इस तरह ये हर एक के आगे आप चेक बॉक्सेस ऐड कर देंगे. और जब आप नेक्स्ट डे क्लास में जाएंगे तो आप हर पॉइंट के आगे इस बॉक्स में टिक करेंगे या क्रॉस करेंगे. ठीक है. और इसमें आप जो मैंने ब्लैंक्स लगाई हैं, कुछ और भी आप ब्लैंक्स इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से. इसमें आप अपने वो टीचिंग मेथड वो जो यूज़ कर रहा है, लेक्चर मेथड क्या, डेमोन्स्ट्रेशन क्या, वट उसने जो भी मेथड यूज़ किया वो यहाँ पर आप लिखेंगे. रेलिवेंट टीचिंग एड्स जो आपने देखी कि उसने जो टीचिंग एड इस्तेमाल की है उसका नाम क्या था वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, वट. इसी तरह से ये पूरी की पूरी आपकी चेकलिस्ट बन गई. इसको आप अरेंज कर लेंगे. ठीक है. बस ये 2-3 रह गए हैं, इनमें भी आप चेक बॉक्सेस ऐड करें. ये आपकी चेकलिस्ट बन गई है. चेकलिस्ट ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट नंबर 1. आप इसके मुताबिक अपनी ऑब्जर्वेशन करेंगे और ऑब्जर्वेशन करने के बाद एट द एंड ऑफ डे जब आप रिफ्लेक्टिव नोट लिखेंगे तो ट्रस्ट मी आप क्वालिटी वाइज बेहतरीन रिफ्लेक्टिव नोट लिख पाएंगे. आप बिल्कुल अपनी आसानी के लिए कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं. अब नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, आप दोबारा ये देखें फॉर्म, यहाँ से कोई और पॉइंट देख लें. किसी और क्लास के लिए आपने टीचर का लेसन प्रेजेंटेशन स्टाइल देखना था तो आप लेसन प्रेजेंटेशन स्टाइल के ये देखें, ये सारे पॉइंट्स हैं, इनके चेकलिस्ट बना सकते हैं. इनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसके मुताबिक आप रिफ्लेक्टिव नोट लिखेंगे. ये चीज़ जहन में रखें. ये इम्पॉर्टेंट बात कि ये पूरा फॉर्म, लेट मी एक्सपैंड इट, ये वाला फॉर्म जो आपको नज़र आ रहा है ये क्लास ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के लिए इस्तेमाल होगा. पूरा फॉर्म, उसमें 9 के 9 पॉइंट्स को आप ऑब्जर्व करके लिखेंगे. लेकिन क्लासरूम रिफ्लेक्टिव नोट्स जब आप लिखेंगे तो आप इनमें से कोई सा एक पॉइंट पकड़ें, उसके मुताबिक अपनी चेकलिस्ट बनाएं और चेकलिस्ट के मुताबिक ऑब्जर्वेशन करें और रिफ्लेक्टिव नोट लिखते हैं. इसके अलावा आप कुछ और भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं इन पॉइंट्स के अलावा. ये यहाँ पर आपको इस पेज पर पेज 1, 2, 3 इन पर क्लियरली गाइड किया हुआ है कि आप किस किस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें सबसे शुरू में यहाँ पर मेक ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट जो था ये आपको होपफुली इजीली समझ आ गया होगा. अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिए.